कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक प्राइवेट प्लेन में कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब सफर शुरू होता है तो बाकी यात्री एक अजीब और साधारण सी दिखने वाली महिला को देखकर खुश नहीं होते। वह महिला चुपचाप अपना लैपटॉप खोलती है और अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगती है। दूसरी तरफ बाकी लोग आपस में ड्रिंक करके हंसी मजाक कर रहे होते हैं। माहौल को और हल्का बनाने के लिए एक आदमी सबको उस महिला का एक पुराना वीडियो क्लिप दिखाता है जो उसने द लास्ट हीरो नाम के सर्वाइवल शो के ऑडिशन के लिए बनाया था। उस वीडियो में वह शहर के बीचों बीच जंगल में जिंदा रहने के तरीके दिखा रही होती है। जब काम में डूबी महिला की नजर अचानक उन पर पड़ती है तो वह समझ जाती है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से और अपमान में वह रोते हुए अपने डील से जुड़े डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हंसी अचानक चीखों में बदल जाती है जब प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस जाता है। झटके इतने तेज होते हैं कि जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती वे हवा में इधर उधर उछलने लगते हैं। इसी दौरान प्लेन का एक इंजन भी आग पकड़ लेता है। प्लेन हवा में टूटने लगता है और केबिन का प्रेशर खत्म होते ही एक आदमी सीधे बाहर उड़ जाता है। वही आदमी जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी महिला को पकड़ लेता है। महिला इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्वार्थी आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसे ही बाहर फेंकने की कोशिश करता है। पीछे से एक और आदमी उड़ते हुए उसकी टांग पकड़ लेता है ताकि वह बाहर न गिर जाए। इसी बीच जब वह आदमी पागलपन में महिला का गला दबाने लगता है तो महिला बचाव में एक कांटा पूरी ताकत से उसके हाथ में घोंप देती है। पकड़ ढीली होते ही दोनों आदमी टूटे हुए हिस्से से बाहर गिर जाते हैं। महिला देखती है कि एक आदमी रस्सी में फंसकर बाहर लटक रहा है और हवा के दबाव से उसका चेहरा बार बार प्लेन के शीशे से टकरा रहा है। यह खौफनाक दृश्य देखकर वह पर्दा गिरा देती है। इसके बाद प्लेन समुद्र में गिर जाता है और तेजी से डूबने लगता है। महिला हिम्मत करके अपनी सीट बेल्ट खोलती है और तैरते हुए एक एयर होस्टेस की लाश के पास से होकर बाहर निकलती है। तूफानी लहरों के बीच उसे दूर एक आइलैंड नजर आता है और वह पूरी ताकत से उसकी ओर तैरने लगती है। कई घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को उसी वीरान आइलैंड की रेत पर पाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे प्लेन क्रैश का एक और जिंदा बचा हुआ शख्स मिलता है और वह कोई और नहीं बल्कि वही घमंडी अमीर आदमी होता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। जब तक वह आदमी घायल हालत में बेहोश पड़ा होता है, महिला अपने सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल शुरू कर देती है। वह लकड़ियों और सूखे पत्तों से एक छोटी झोपड़ी बनाती है ताकि उसे धूप से बचाया जा सके। फिर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढा खोदती है और उसमें नारियल के खोल रखती है। जब आदमी को होश आता है तो महिला उसे बताती है कि इस हादसे में वे दोनों ही बचे हैं। फिर वह आग जलाकर एक पकड़ी हुई मछली को पकाती है और उसे खाने के लिए देती है। लेकिन वह अमीर आदमी नखरों में मछली को ऐसे देखता है जैसे उसे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना चाहिए हो। शाम के समय महिला समुद्र किनारे बैठकर अपनी स्थिति में एक अजीब सी शांति महसूस करती है, जैसे उसे पहली बार लगे कि वह अपनी सही जगह पर है। लेकिन उस आदमी का रवैया बिल्कुल उल्टा होता है। वह झोपड़ी को छोटा और असुविधाजनक समझकर शहर की आरामदायक जिंदगी को याद करता रहता है। असल में यह पूरी कहानी अचानक शुरू नहीं होती। इसके तार प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के चमकदार ऑफिस से जुड़े होते हैं जहां महिला लिंडा काम करती है। वह दिन रात मेहनत करती है, उम्मीद में कि एक दिन उसे बड़ी पोजीशन मिलेगी। लेकिन उसका बॉस डोनोवन उसकी मेहनत का श्रेय खुद ले लेता है और उसकी बनाई रिपोर्ट्स को अपना बताकर वाहवाही लूटता है। ऑफिस के लोग भी उसे अजीब समझते हैं और उससे दूरी बनाए रखते हैं। इसके बावजूद लिंडा उम्मीद नहीं छोड़ती। कंपनी के फाउंडर को हमेशा लगता था कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए लिंडा सबसे योग्य है। अब उसे उम्मीद होती है कि फाउंडर का बेटा ब्रैडली प्रेस्टन जब कंपनी संभालेगा तो उसे उसका हक जरूर मिलेगा। वह यह बात अपने पालतू तोते कराटे के साथ भी साझा करती है। लेकिन जब ब्रैडली बॉस बनता है तो वह लिंडा की जगह डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। लिंडा इस धोखे पर सीधे ब्रैडली से सवाल करती है। ब्रैडली उसे साफ कह देता है कि वह अच्छी वर्कर है, लेकिन बॉस बनने के लिए पर्सनैलिटी चाहिए होती है। वह उसे यह भी कहता है कि बिजनेस में सिर्फ काम नहीं, खुद को प्रेजेंट करना भी जरूरी है। इसके बावजूद वह उसे एक आखिरी मौका देता है और एक अहम बिजनेस ट्रिप पर साथ चलने के लिए कहता है। बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली थी, लेकिन सच ये था कि ब्रैडली और डोनोवन दोनों को कंपनी के कोर बिजनेस की कोई खास समझ नहीं थी। इसलिए इस डील को पूरा करने के लिए उन्हें लिंडा के दिमाग की सख्त जरूरत थी। मीटिंग के बीच ही ब्रैडली की मंगेतर झुरी आ जाती है। ब्रैडली उसके लिए मीटिंग रोक देता है और जाते जाते लिंडा को एक बार फिर अपमानित करते हुए कहता है कि उसके केबिन से अजीब सी बदबू आती है क्योंकि वह वहीं बैठकर लंच करती है। बाकी लोग भी इसकी शिकायत करते हैं। इस दर्दनाक बेइज्जती से टूटकर लिंडा पार्किंग लॉट में जाकर फूट फूट कर रोती है। फिर कहानी वापस वर्तमान में आती है। ब्रैडली वापस जाने के लिए बेताब था, लेकिन लिंडा को इस आइलैंड की जिंदगी शहर से ज्यादा पसंद आने लगी थी। ब्रैडली हैरान होता है कि लिंडा ने अब तक कोई बचाव सिग्नल क्यों नहीं बनाया। लिंडा साफ जवाब देती है कि वह खाना, पानी और आग जैसे जरूरी इंतजाम में व्यस्त थी। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। ब्रैडली गुस्से में याद दिलाता है कि वह अब भी उसका बॉस है और उसे उसकी बात माननी होगी। इस घमंडी रवैये से तंग आकर लिंडा अपना सामान उठाती है और कैंप छोड़कर चली जाती है।
रात होने पर जंगल की डरावनी आवाजें ब्रैडली को घेर लेती हैं और उसे समझ आता है कि यहाँ ऑफिस का स्टेटस नहीं, सिर्फ सर्वाइवल मायने रखता है। अगली सुबह लिंडा एक भाला और पानी लेकर लौटती है। वह ब्रैडली को बताती है कि अब यहाँ जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल स्किल्स ही काम आएंगी, न कि अमीरी या पद। वह एक जंगली सुअर का शिकार करने निकलती है। जंगल में वह सुअर को जाल में फंसाकर भाले से मार देती है और उसे लेकर कैंप वापस आती है। उस रात दोनों मिलकर आग के सामने खाना पकाते हैं और उनके बीच माहौल कुछ हल्का और करीब हो जाता है। अगले दिन लिंडा को एक झरना मिलता है। वह वहां नहाकर खुद को तरोताजा करती है और तभी दूर समुद्र में एक नाव देखती है, लेकिन वह मदद के लिए कोई संकेत नहीं देती क्योंकि उसे अब यह आइलैंड आजादी जैसा लगने लगा था, ऑफिस की घुटन भरी जिंदगी से कहीं बेहतर। वह यह बात ब्रैडली से छुपा लेती है, लेकिन ब्रैडली गुस्से में आ जाता है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं और कोई सिग्नल नहीं बनाया गया। दोनों में बहस होती है और ब्रैडली अकेले निकलने का फैसला कर लेता है। जाते जाते लिंडा उसे ताना मारती है कि वह सिर्फ एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है। गुस्से में ब्रैडली उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है, लेकिन लिंडा उस पर हंस देती है। कुछ समय बाद ब्रैडली अकेले जीने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह असफल हो जाता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे कीड़े खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ लिंडा आराम से और बेहतर तरीके से सर्वाइव कर रही होती है। आखिरकार ब्रैडली हार मानकर लिंडा के पास माफी मांगने आता है। लिंडा उसे माफ कर देती है और उसे कैंप में वापस आने देती है। कुछ दिन बाद लिंडा उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाती है, जहां से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखता है। वह उसे जहरीली बेरीज की पहचान भी सिखाती है। वापसी के रास्ते में लिंडा गिरने ही वाली होती है, लेकिन ब्रैडली उसे बचा लेता है। यह उसके लिए इंसानियत नहीं बल्कि जरूरत थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि लिंडा के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। कैंप में लिंडा साधारण खाना बनाती है और दोनों अपने अनुभव साझा करते हैं। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बनने लगता है। अगली सुबह तूफान आता है और उनका कैंप तबाह हो जाता है। ब्रैडली पेड़ के नीचे दबने ही वाला होता है, लेकिन लिंडा उसे बचा लेती है। दोनों एक गुफा में शरण लेते हैं। ठंड से बचने के लिए उन्हें एक दूसरे की बॉडी हीट से गर्म रहना पड़ता है। जब तूफान थमता है, लिंडा खुद को अकेला पाती है और ब्रैडली को ढूंढने निकलती है। वह देखती है कि ब्रैडली कुछ बना रहा है। ब्रैडली और लिंडा ने आखिरकार उस तबाह हो चुके कैंप को छोड़कर एक नया और मजबूत कैंप बनाने का फैसला किया, और इस बार जगह थोड़ी ऊंचाई पर चुनी गई। दोनों मिलकर काम करते हैं और झोपड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। एक शाम ब्रैडली अपनी सारी बदतमीजी भूलकर लिंडा को धन्यवाद देता है। वह कहता है कि लिंडा ने उसकी जान बचाई और उसे यहां जीना सिखाया है। इसी एहसान के बदले वह खाना बनाने की जिम्मेदारी खुद लेता है। लेकिन यह कोई सच्ची दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी। रात के खाने के बाद अचानक लिंडा की तबीयत बिगड़ने लगती है। ब्रैडली बिल्कुल शांत रहता है क्योंकि उसने खाने में जहर मिला दिया था। उसका प्लान था कि वह सारा सामान लेकर एक लकड़ी की नाव से आइलैंड छोड़ देगा, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। समंदर की तेज लहरों में उसकी बनाई हुई राफ्ट टूट जाती है और वह डूबने लगता है। आखिरी पल में लिंडा उसे बचा लेती है और अपनी जान खतरे में डालकर उसे बाहर निकालती है। लिंडा उसे पानी से निकालकर सीपीआर देकर उसकी जान बचा लेती है। वह उस पर गुस्सा नहीं करती बल्कि चुप रहती है, क्योंकि ब्रैडली इतना कमजोर था कि उसने जहर भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब लिंडा बदल चुकी थी। वह ब्रैडली को एक खास ऑक्टोपस के न्यूरोटॉक्सिन से पैरालाइज कर देती है, जिससे वह हिल भी नहीं सकता, सिर्फ देख और सुन सकता है। फिर वह उसके सामने चाकू लेकर आती है, लेकिन असल में वह उसे कुछ नहीं करती, सिर्फ एक चूहे को मारती है। इससे ब्रैडली के दिमाग में डर बैठ जाता है कि इस आइलैंड पर लिंडा ही सब कुछ है। अब वह पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाता है और उसकी हर बात मानने लगता है। कुछ दिन बाद लिंडा जंगल में होती है, तभी उसे समुद्र में एक छोटी नाव दिखती है। उसमें ब्रैडली की मंगेतर झूरी और एक बोटमैन होते हैं जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। लिंडा उन्हें बहाने से एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले जाती है। जैसे ही झूरी का पैर फिसलता है, वह गहरी खाई में गिर जाती है और बोटमैन भी उसे बचाने की कोशिश में गिर जाता है। लिंडा शांत होकर यह सब देखती रहती है। इसके बाद जब वह कैंप लौटती है तो थोड़ा परेशान होती है। ब्रैडली समझ जाता है कि कुछ गलत है। कुछ समय बाद उसे समुद्र किनारे झूरी की लाश मिलती है और अंगूठी देखकर वह समझ जाता है कि इसमें लिंडा का हाथ है। गुस्से में वह कैंप लौटकर लिंडा पर आरोप लगाता है। लिंडा झूठ बोलती है कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन अब ब्रैडली को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि लिंडा का पहला पति भी इसी तरह एक एक्सीडेंट में मर चुका था। ब्रैडली चाकू निकालता है और लिंडा भागने लगती है। दोनों के बीच जंगल में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंडा और ब्रैडली दोनों जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। लड़ाई के दौरान ब्रैडली भागकर आइलैंड के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां जाने से लिंडा ने उसे रोका था। वहां वह देखता है कि कोई जंगल नहीं बल्कि एक लग्जरी विला है। अंदर उसे महंगा खाना और सारी सुविधाएं मिलती हैं। तभी स्पीकर से लिंडा की आवाज आती है और वह पूरा सच बता देती है। वह कहती है कि उसे इस विला के बारे में पहले से पता था। उसने पहले दिन ही सब समझ लिया था, सिक्योरिटी कोड तक हासिल कर लिया था और यहां आकर आराम से छुपकर रहती थी। सबसे बड़ा सच ये था कि लिंडा कभी भी बचना नहीं चाहती थी। वह इस आइलैंड पर आरामदायक जिंदगी जी रही थी और चाहती थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे।
वह झूरी और बोटमैन को भी इसी वजह से मार चुकी थी ताकि उसका राज सुरक्षित रहे। तभी लिंडा हाथ में बंदूक लेकर सामने आती है। ब्रैडली झूठ बोलकर उसे भावनाओं में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। लिंडा कुछ पल के लिए भावुक हो जाती है, लेकिन तभी ब्रैडली उससे बंदूक छीनने की कोशिश करता है। वह फायर करता है, लेकिन बंदूक खाली होती है। लिंडा तुरंत एक भारी गोल्फ क्लब उठाती है और ब्रैडली को मार देती है। 1 साल बाद लिंडा अब दुनिया के सामने अकेली सर्वाइवर बन चुकी होती है। उसकी सर्वाइवल कहानी बेस्ट सेलर बन जाती है और उस पर फिल्म बनने लगती है। आखिरी सीन में वह एक लग्जरी कार में बैठी होती है अपने पालतू तोते के साथ और कैमरे की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान देती है।